Hello, my dear student. Welcome to class 10th, section History. Chapter is the age of industrialization. As you know that our chapter is complete, and so we are going to conclude this chapter with some important topics. The first topic is proto-industrialization. Proto-industrialization. As we already discussed this term, this is important term. Proto-industrialization. We say that the early phase of industrialization. It was the early phase of industrialization in Europe and England when there was large scale industrial production for an international market. This was not based on factories. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि ऐसा समय था जब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं हुआ था, फैक्ट्रीज नहीं लगी थी, मशीन्स नहीं आई थी, और तब भी जो यूरोप और इंग्लैंड में इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन हो रहा था और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा था, दे वर नॉट बेस्ड ऑन दी फैक्ट्रीज. ठीक है, उस टाइम पीरियड को कहा गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, कि उस समय ना तो कोई फैक्ट्रीज लगी हुई थी, ना कोई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रखी थी, ना कोई मशीन्स आई थी, और तब भी लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए. तो उस टाइम पीरियड को कहा गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो एट दैट टाइम किस तरीके से प्रोडक्शन होता था, क्योंकि जब फैक्ट्रीज थी नहीं, इंडस्ट्रीज थी नहीं, मशीन्स थी नहीं, तो प्रोडक्शन किस तरीके से होता था कि जो एबिलिटी थी, जो गुड्स की एबिलिटी थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो इजिली अवेलेबल हो जाते थे. ठीक है, सो द मेन रोल उस समय जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उस समय जो मेन रोल था वो किनका था उसके बारे में हम जानते हैं. फर्स्ट वन इज मर्चेंट्स. ठीक है, मर्चेंट्स जो कि टाउन एरियाज में रहते थे. मर्चेंट्स मूव टू कंट्री साइड्स टू परसुएड पीजेंट्स एंड आर्टिसंस टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, अब कंट्री साइड क्या, कंट्री साइड एक तरीके से हम कह सकते हैं अनडेवलप्ड एरिया और रूरल एरिया. ठीक है, तो जो मर्चेंट्स थे जो कि टाउन्स में रहते थे, मर्चेंट्स मूव करके कहाँ पर, कंट्री साइड्स में. क्यों, वो परसुएट किया उन्होंने पीजेंट्स को, आर्टिसंस को, किस लिए, टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने कंट्री साइड का रुख लिया और उन्हें वहां के पीजेंट्स को, आर्टिसंस को उन्होंने परसुएट किया. राइट, तो इस वजह से मर्चेंट्स ने इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन को अवेलेबल कराया. नेक्स्ट, मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन. राइट, अभी मैंने आपको बताया कि जो मर्चेंट्स थे वो कहाँ पे रह रहे थे, वो रह रहे थे टाउन एरिया में. इट मीन्स वो अर्बन एरिया में रहते थे, बट दे कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन. मगर फिर भी वो अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे. कहाँ पर, टाउन्स में. उसका रीजन क्या था, बिकॉज अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल. क्योंकि जो टाउन्स थे, टाउन्स में वहां जो अर्बन क्राफ्ट्स थे, जो ट्रेड गिल्ड्स थे, ठीक है, तो वो इतने पावरफुल थे कि वहां पे उनकी पावर के आगे इतने शक्तिशाली थे कि वहां पे मर्चेंट्स को अपने प्रोडक्शन के एक्सपेंशन करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं था. ठीक है, तो एक तरीके का उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था किसी भी नए पीपल की एंट्री को प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कराने के लिए. सो दे वर वेरी पावरफुल एंड सो दे टर्न टू द कंट्री साइड्स. और यही वजह था कि जो मर्चेंट्स थे वो
टाउन एरियाज में अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड नहीं कर पाए और उन्होंने कहाँ पे मूव कर गए, कंट्री साइड्स में मूव कर गए और वहाँ के पीजेंट्स और आर्टिसंस से उन्होंने प्रोड्यूस करवाया प्रोडक्शन को, किस लिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, राइट। सो फर्स्ट तो अब हमें ट्रेड गिल्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड गिल्ड्स के बारे में, ट्रेड गिल्ड्स कौन थे? सो गिल्ड्स, ट्रेड गिल्ड्स, दे वर एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर दैट ट्रेन्ड क्राफ्ट्स पीपल, ठीक है। तो इनके पास क्या पावर थी, ये बहुत पावरफुल थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। जितना भी प्रोडक्शन होता था उस पर पूरा पूरा कंट्रोल होता था इनका, किनका, गिल्ड्स का। दे रेगुलेटेड कॉम्पिटिशन्स को रेगुलेट करते थे एंड प्राइजेस, प्राइजेस क्यों, क्योंकि एक तरीके का इनका जो काम करने का तरीका था वो कैसा था, मार्केट्स मोनोपोली मार्केट थे, जहां पर इनका अपना मतलब कि कोई भी अलग से कॉम्पिटिटर नहीं था मार्केट में, ठीक है। तो अगर एक अकेला शॉपकीपर होगा तो वो अपनी मनमाही, अपने जितना उसका मन होगा वो उस हिसाब से प्राइस को डिसाइड करेगा, ठीक है। उस हिसाब से प्रोडक्शन की क्वालिटी को प्रोवाइड करेगा। तो ऑल ओवर जो कंट्रोल था वो पूरा पूरा गिल्ड्स पर था। तो वही अपने रेगुलेट्स करते थे कॉम्पिटिशन्स को एंड प्राइजेस को, गुड्स का प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना बढ़ाना है, कितना कम करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ये खुद ही रेगुलेट्स करते थे एंड रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। और अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि इन्होंने मतलब कि किसी भी नए पीपल की एंट्री को बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था, किसके लिए, व्यापार के लिए। Next, rulers granted different guilds the monopoly right to प्रोड्यूस, ठीक है। और यहाँ के रूलर्स से उन्होंने ग्रांट कर रखा था, इनको मोनोपोली राइट्स दे रखे थे, ठीक है, प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन था उनके प्रोड्यूस के लिए। नेक्स्ट, द मर्चेंट्स, अब गिल्ड्स जो कि टाउन्स में थे, मर्चेंट्स जो कि कंट्री साइड्स में प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कराते थे और दोनों ही इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्शन को प्रोवाइड कराते थे। सो अब मर्चेंट्स कैसे काम कराते थे? ए मर्चेंट्स क्लोथियो इन इंग्लैंड परचेस्ड, ठीक है। ये जो मर्चेंट क्लोथियर्स थे वो क्या करते थे, वो बुल को परचेज करते थे, बुल स्टैपल से, देन दे कैरी टू स्पिनर्स एंड आफ्टर, जब यार्न बन जाता था और उसके बाद में वो लोग सब्सिक्वेंटली स्टेप बाय स्टेप वीवर्स को, फुलर्स को और डायर्स को देके उसको कपड़ों को तैयार कराते थे, ठीक है। अब इसका फिनिशिंग पॉइंट कहाँ पर था? फिनिशिंग सेंटर जो कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जो फिनिशिंग प्रोडक्शन का जो फिनिशिंग सेंटर था वो था लंदन में। और लंदन में जब पूरा प्रोडक्शन की फिनिशिंग हो जाती थी और उसके बाद में उसे वहां से, उस सिटी से इंटरनेशनल मार्केट के लिए भेज दिया जाता था। सो इसकी वजह से मतलब कि जो मर्चेंट्स कंट्री साइड में जाके वहां के आर्टिसंस और वहां के पीजेंट्स के द्वारा जो प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कराते थे, तो उससे एक क्लोज रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, डेवलप हुआ, किनके बीच में? मर्चेंट्स जो कि टाउन एरियाज में रहते थे और पीजेंट जो कि कंट्री साइड्स में रहते थे। तो उन दोनों के बीच में काफी क्लोज रिलेशन डेवलप हो गया।